राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान भूगोल का एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट में है। 101% इसको आप वीडियो बहुत आराम से देखिए। और रही बात यह प्यारे बच्चों, मैं जो प्रश्न लेके आया हूं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भाषा में और आसान समझाने का प्रयास करूंगा। आइए बच्चों पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मेरी स्क्रीन पे देखिए आप। सबसे पहला प्रश्न है आपका जैव और लिखा है बच्चा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दे दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होते हैं, उसे हम जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। बेटा एक चीज़ बता दूंगा आपको, सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ जीव मंडल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जहाँ जीव पाया जाता है उसे हम जीव संसाधन मतलब जैव संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और जिन्हें जहाँ जीवन रहता हो, जहाँ सब कुछ मतलब मनुष्य जीव जंतु कोई भी, वहाँ जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ जैव मंडल कहा जाता है। जैसे पशुधन, मनुष्य, वनस्पति आदि, ये है बच्चा। तो देखिए आप समझ लीजिएगा बेटा कि जैव मंडल क्या क्या पाया जाता है, पशुधन, जहाँ मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ हम जैव मंडल कहलाते हैं बेटा। आइए हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वहीं उसी का है। देखिए जैव संसाधन, आइए हम बात करते हैं जैव संसाधन। तो देखिए इसमें दो आप करना है, कि जैव और एक अजैव। तो जैव अजैव क्या है, वह देखिए वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। बहुत ही आसान भाषा है बच्चा, एक बार आप पढ़ोगे 100% याद हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं, चट्टानें, ये सब क्या हैं, ये सारे चीज हैं निर्जीव वस्तु, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो बेटा, तो जहां निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं उसे हम अजैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए बेटा, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला है देखिए आधात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे दो खनिजों के नाम बताइए बेटा। ये प्रश्न नंबर दूसरा है बेटा, ध्यान लगा के देखिए, इसको आप नोट्स भी बनाते जाइए आप, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एकदम आसान भाषा में आपको लेके आया हूँ। देखिए पूछा है कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम बताइए। जिन खनिजों से आधातु प्राप्त होते हैं उन्हें हम आधात्विक खनिज कहते हैं। जहां धातु नहीं पाए जाते हैं वहां उसे हम क्या कहते हैं, आधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आवरक, चूना, पत्थर, देख रहे हो बेटा, ये आपके क्या हैं, देख रहे हो आधात्विक खनिज हैं। जैसे आवरक, चूना, पत्थर, लवण, पोटास, लवण जो होता है इसको नमक कहा जाता है, पोटास, ये आपका क्या बेटा, पोटास है। और उसके बाद सल्फर ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ और पत्थर आदि, बलुआ पत्थर आदि। देखिए बलुआ पत्थर का प्रयोग भी किया जाता है, संगमरमर का प्रयोग देखो ताजमहल में किया गया था, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। आप समझ सकते हैं कि किला बनाने में किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब क्या है, ये आधात्विक खनिज हैं बेटा। बहुत ध्यान लगा कि इसको आप देख लीजिए, एक बार देखें दोबारा याद हो जाएगा, 100% मेरा दावा है। और रही बात है बेटा, एक बार इसको आप नोट्स बना लीजिए, नहीं तो दो तीन बार मेरा वीडियो देख लीजिए, 100% याद हो जाएगा। रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए बेटा सब कोई, रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताएं क्या होती हैं बेटा, तो दो विशेषताएं देखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। भैया सही बात है, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भैया बड़ा मेहनत वाला काम है इसमें। अब रोपण का मतलब ही होता है खड़ी ही फसल को काट लेना, और खड़ी ही फसल को काट लेना, दोबारा फिर उसमें एक खड़ी रहती है, उसमें निकाल लेना मटेरियल, उसके बाद पड़ा रहता है, फिर अगले साल फिर आपको मिल जाएगा।
तो देखिए जैसे आप कुल मिला मैं, हाँ उसी का प्रश्न मैं दोबारा लेके आया हूँ। रोपण फसल कौन कौन सी हैं बेटा, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये आपके दोनों प्रश्न मैंने आपको डाल दिया हूँ, देख रहे हो? ये चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, लिखा है क्या लिखा है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए रोपण कृषि क्या होती है। कृषि रोपण कृषि होती है कि जैसे आप चाय है, चाय की पत्ती ऊपर से काट लेते हैं और नीचे पड़ा रहता है, गन्ना है, गन्ना काट ले फिर जाम आएगा, फिर दोबारा उगाएगा, वही उसी को कहा जाता है रोपण। तो भारत में देखा जाए रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, तो रोपण फसलें हैं बेटा भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना आदि। ये भैया चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, और देखिए कॉफ़ी कहाँ होता, कर्नाटक में होता है। रबड़ कहाँ होता है भैया, देखिए गन्ना कहाँ होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। तो कहीं ना कहीं रबड़ का जानते हैं, रबड़ के तरह किया जाए केरल तक और कर्नाटक में ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए रोपण फसलें हैं, इसमें क्या किया जाता है, ये पेड़ों को लास्ट तक नहीं काटा जाता है, ये ऊपर के मतलब अपना ऊपर काट लिया जाता है, फिर नीचे से कल्ला ले लेता है, इसी को कहा जाता है रोपण फसलें। अगर देखा बेटा जाए एक बार इसको, इस वीडियो को आराम से देखिए, एक बार न समझा दोबारा देखिए, 101% आ जाएगा। आप कहीं नहीं गया, 2 नंबर, 2 नंबर तो निश्चित है मिलना भूगोल से। ये आप देख रहे हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं सारे, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं बेटा। अब आइए 5वें प्रश्न चलता हूँ बेटा। 5वां प्रश्न क्या कहलाता है, कहा गया है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र के नाम बताइए। तो भैया देख लो भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट में लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और 100% आने का ढेर सारी संभावना भी बनती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे भाई पहले से चला आ रहा है भैया, पहले हमारे यहाँ गैस सिलेंडर नहीं था, खाना बनाने के लिए कोई उतनी बिजली पैदा नहीं होती थी कि हाँ चलो भैया उससे कि हाँ लाइट से हम अपना खाना बना लेंगे। भैया उस समय हमारे यहाँ प्राचीन काल में लकड़ी और कोयला, पेट्रोलियम आदि से खेत मतलब अपना प्राचीन काल से किया जाता था, ऊर्जा के स्रोत थे भैया। भारत में बम्बई हाई, गुजरात, असम, ये सब क्या है, पेट्रोलियम से जानता तेल, ये असम में डिगबोई है। बम्बई हाई बहुत प्रसिद्ध है भैया तेल के लिए। तो कहीं ना गुजरात में जामनगर है। तो ये सब क्या है बच्चा, ये हमारे लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आइए देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत मेहनत करना नहीं इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं मेहनत करना, सिर्फ हौवा है। हौवा का मतलब है कि बड़ा प्रश्न लगता है, लंबा लंबा, और जानते हैं अब देखा जाए तो उसका उत्तर जो है पेटा ऐसा है, छोटा सा है, और इसको आसान समझने में मैं देखिए प्रश्न और लाया हूँ, छोटा सा प्रश्न लाया बेटा। क्या लिखा है, जन संचार के साधन कौन कौन से हैं। भैया बहुत ही छोटा सा है। जन संचार के देखिए, जन संचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, डाकघर, इंटरनेट, समाचार पत्र, मोबाइल आदि। भैया यही है, जनसंचार का मतलब होता है हम अपनी सूचना देना चाहें तो कैसे दें। हमको कुछ निकालना हो, कुछ एडवर्टाइज करना हो, प्रचार करना हो, कि हम किसी के विषय में निकालना हो, तो इसी के माध्यम से हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है जनसंचार के साधन। समझे बेटा। अब आइए बेटा देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है। बेटा बहुत लोग नहीं जानते बायोगैस क्या है, हम तो अपनी आंखों से देखा है भैया, जानते हैं बायोगैस। ये बायोगैस जानते कैसे बनता है, ये गोबर जो होता है, इसको एक गड्ढे में पक्का बनाकर उसमें कुछ मथा जाता है, मतलब उसमें खूब बढ़िया से गोबर डाल के उसको मथ दिया जाता है। मथ करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, उसको पाइप लगा दिया जाता है, और अपने मतलब जैसे गैस सिलेंडर जलता है वैसे वो भी जलता है बेटा। आइए देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस बनता है।
तो इसको कहते हैं हम लोग गोबर गैस। क्या कहते हैं बच्चा? गोबर गैस, इसी का नाम है गोबर गैस। समझे बच्चा? तो इसी का नाम क्या है? गोबर गैस। अब आइए बेटा, अब जरा देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, 8वां क्वेश्चन है बेटा। 8वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 8वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? आइए देखते हैं बेटा, इसका सबसे बड़ी बात है, देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, नदियों से है और कृषि से है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन बना हुआ है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह बहुत ही अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है बच्चा, हर जगह जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा एक ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये नदियों के किनारे लगभग जितनी भी अवसादें हैं बहा के ले आती है, इकट्ठा कर देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो बच्चों, ये हमारा छोटा सा मतलब देखा जाए भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये 100% है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट में है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे बेटा तो समझ लीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, ताकि आगे वीडियो हम बनाते रहें। और अगला वीडियो लेने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेगा अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।